डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट पर चर्चा के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। सेकेंड पार्ट में हम केवल अपने एंगल से चर्चा करेंगे, यानी कि विभागीय अधिकारियों को क्या कार्य करना है और क्या क्या चेक करना है एप्लीकेशन में कि एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। तो केवल उस एंगल से चर्चा करेंगे और जो बचा हुआ भाग है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 2 तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो सेक्शन 3 ये बोलता है कि क्या अमाउंट पेबल है, जो डिक्लेरेंट होगा उसको क्या पे करना है। अमाउंट पेबल, जो अमाउंट उसको पेबल होगा वो कितना होगा। तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, where a declarant files under the provisions of this act on or before the last date a declaration to the designated authority in accordance with the provisions of section 4 in respect of tax area, then notwithstanding anything contained in income tax act or any other law for time being in force, the amount payable by the declarant under this act shall be as under, namely। तो अमाउंट क्या पेएबल होगा उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो जो इसमें कीवर्ड है उसमें ये समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ, कि ना इनकम टैक्स एक्ट से कोई मतलब रह जाएगा, ना कोई भी दूसरा कानून कि क्या उसमें पेमेंट लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना देना है। अब वो नीचे बता रहा है कि ये सबको किनारे कर दीजिए। नॉन ऑब्स्टेनेट क्लॉज है, नॉट विद स्टैंडिंग लगा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी और एनी अदर लॉ के लिए भी। तो इसलिए जो है उस समय जो भी फोर्स में हो कोई भी लॉ नहीं चलेगा। कितना पेएबल है वो बता रहा है कि अमाउंट पेएबल शैल बी, कितना होगा वो आगे दिया जाएगा, अभी बताया जाएगा अगली स्लाइड में। तो ये सबसे नोट करने वाली बात है कि इनकम टैक्स एक्ट को अब भूल जाइए कि पेमेंट कितना देना है। इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी प्रोविजन यहाँ पे लागू नहीं होंगे। बिल्कुल ये आप समझ लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट या किसी भी और एक्ट के कोई प्रोविजन लागू नहीं होंगे। यहाँ पे अमाउंट पेएबल के बारे में केवल वही प्रोविजन लागू होंगे जो यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 में आगे चलते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। पहले टैक्स इन एरियर बताया गया है कि टैक्स इन एरियर फर्स्ट पार्ट में ये टैक्स इन एरियर क्या है। फिर सेकेंड पार्ट में वो ये बता रहा है, सेकेंड कॉलम में यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट कॉलम में टैक्स इन एरियर है, सेकेंड कॉलम में वो ये कह रहा है ये टैक्स इन एरियर है फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में अमाउंट पेएबल बता रहा है, लेकिन वो 30 जून तक। ये पहले जो है ओरिजिनली 31 मार्च तक ही थी कि 31 मार्च तक जो पेमेंट देना है वो कितना होगा, वो इस कॉलम में बताया गया था। फिर बाद में इसे ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था 31 मार्च को, उससे बढ़ा के 30 जून कर दिया गया था। अभी जो नोटिफिकेशन पास हुआ है 24 जून को, और उसके बाद इसका एक करेक्शन आया है 29 जून को, उस नोटिफिकेशन से इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। तो 31 दिसंबर 2020 के पहले क्या अमाउंट पेएबल होगी वो दूसरे कॉलम में दिया हुआ है, और 31 दिसंबर 2020 के बाद लास्ट डेट अभी बताई नहीं गई है कि ये अभी नोटिफाई होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च होना चाहिए। 31 मार्च 2021 के पहले क्या देना होगा ये उसके नेक्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो कहा वो ये था कि टैक्स इन एरियर क्या है, कि टैक्स इन एरियर क्या होगा, ये कॉलम ये बताता है। दूसरा कॉलम ये बताता है कि ओरिजिनली जो है 31 मार्च तक कितना पेमेंट देना था, और 31 मार्च से
30 जून के बीच में कितना पेमेंट देना था। अब ये दोनों डेट बढ़ गई, पहले 31 मार्च से ये 30 जून हुई ऑर्डिनेंस के द्वारा, जो ऑर्डिनेंस 31 मार्च को जारी हुआ था, 31 मार्च को जारी हुआ था, डेट यहाँ पे दी हुई है, ऑर्डिनेंस की डेट है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 31 मार्च जो है ये ऑर्डिनेंस की डेट है, और जो एक्ट में डेट थी वो 31 मार्च थी, ये वाली है। फिर इस 31 मार्च की डेट से इसको बढ़ा के 30 जून किया गया। अब जो नया नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, ये नोटिफिकेशन 24 जून को जारी हुआ, और उसमें एक करेक्शन किया गया है, वो करेक्शन जारी हुआ है 29 जून को। तो ये इस नोटिफिकेशन के द्वारा अब जो डेट है बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के वो 31/12 है, 31/12 तक कर सकते हैं। अब 31/12 के बाद जो है एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा, वो अगले कॉलम में दिया हुआ है, इस कॉलम में दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा पेमेंट के बाद, लेकिन लास्ट डेट अभी बोला नहीं है। लास्ट डेट के बारे में मोस्ट प्रोबेबली 31/3/21 ही होगी, जो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बाद में अनाउंस होगी। अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या ये टैक्स इन एरियर हो तो क्या पेमेंट होगा, इसको देखते हैं। तो टैक्स इन एरियर के बारे में दिया हुआ है कि अगर उसमें डिस्प्यूटेड टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, चाहे चार्जेबल हो या चार्ज कर लिया गया हो, यानी कि चार्ज हुआ हो चाहे ना चार्ज हुआ हो। दूसरा आइटम ये हो गया डिस्प्यूटेड टैक्स के अलावा इंटरेस्ट चार्ज हो या ना चार्ज हो। फिर पेनल्टी हो, जो लेवी हो गई हो, लेवीड, या लेविएबल ना लेवी हुई हो, दोनों तरह की पेनल्टी। अगर इस तरह का कोई ये टैक्स इन एरियर है तो कितना देना है, तो केवल उसको जो है अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स देना है 31/12 तक। 31/12 तक उसको अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स ही देना है, इससे अधिक नहीं देना है। 31/12 के बाद जो है 10% एक्स्ट्रा देना है, डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% एक्स्ट्रा, यानी कि पूरा इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा, पूरी पेनाल्टी माफ़ हो जाएगी अगर वो डिस्प्यूटेड टैक्स 31/12 तक दे देंगे। और 31/12 के बाद भी ऑप्शन रहेगा कि अप्लाई तो 31/12 तक वो कर दें, लेकिन 31/12 के बाद जो भी लास्ट डेट अनाउंस होगी 31 मार्च मोस्ट प्रोबेबली होगी, तो 31 मार्च तक वो 10% एक्स्ट्रा दे सकते हैं। इस तरह से विवाद का समाधान कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ क्वेरी बीच बीच में आई थी, कुछ फ़ोन भी आए मेरे पास। तो जैसे एक क्वांटम अपील जो है पेंडिंग है आईटीएटी में, जो क्वांटम अपील जो है किसी केस की वो आईटीएटी में पेंडिंग है, उसमें पेनाल्टी। अब क्वांटम अपील आईटीएटी में है तो एओ ने पेनाल्टी भी इम्पोज कर दिया या नहीं भी कर सकता है। तो उसमें 3 कंडीशन बनी, तो उसमें कितना देना है किस कंडीशन में, वो बात है कि अगर पेनाल्टी 271C की लेवी हो गई है, लेवीड, और इसके अगेंस्ट इस अपील फाइल हो गई है कि उस इसके अगेंस्ट फिर अपील जो है सीआईटी अपील के सामने फाइल हो गई, यानी कि क्वांटम अपील आईटीएटी में पेंडिंग है, और क्वांटम अपील जो है ये आईटीएटी में पेंडिंग है, और पेनाल्टी 271C के वो ने लेवी कर दिया है। ये अपील जो है इस पेनाल्टी के अगेंस्ट वो सीआईटी अपील के सामने पेंडिंग है। तो इस कंडीशन में क्या देना होगा। दूसरी सिचुएशन ये बनेगी कि पेनाल्टी लेवी हो गई है, लेवीड, और अपील पेनाल्टी आर्डर के अगेंस्ट फाइल ही नहीं की एसएससी ने, नॉट फाइल्ड। तीसरी है कि पेनाल्टी 271C की अभी भी लेवी नहीं हुई है, कैप्टन अभियान से अभी भी। तो क्या पोजीशन बनेगी, कितना पेमेंट देना होगा। तो पहली पोजीशन क्लियर हो गई कि क्वांटम अपील तीनों में पेंडिंग है आईटीएटी में, पेनाल्टी लेवी हो गई 271C की, अपील सीआईटी अपील के यहाँ पेंडिंग है। इस केस में डिस्प्यूटेड टैक्स देना है।
अगर पेनाल्टी लेवी हो गई 271(1)(c) की और पेनाल्टी आर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं फाइल की गई है तो भी केवल डिस्प्यूटेड टैक्स ही देना है। और जो थर्ड है इसको समझ लीजिए, चाहे पेनाल्टी लेवी होने के बाद अपील फाइल हुई हो, इस केस में जैसे हुआ इसमें चाहे नहीं फाइल हो, लेकिन केवल डिस्प्यूटेड टैक्स ही देना है दोनों केस में। जो तीसरा केस है इसमें भी केवल डिस्प्यूटेड टैक्स ही देना है, क्योंकि पेनाल्टी जो है इसमें लेवी नहीं हुई है, इसलिए अगर कोई क्वांटम में जाएगा, अगर कोई क्वांटम में जाता है तो पेनाल्टी तीनों कंडीशन में एकदम माफ़ हो जाएगी। कुछ लोगों ने फ़ोन करके इस मुद्दे पे बहस की, तो इसलिए मैंने इसको इसी के साथ निपटा देना उचित समझा कि एग्जाम्पल देके यहीं पर कि क्या पेमेंट करना है इस कंडीशन में बता दिया जाए। अब दूसरा देखते हैं कि अगर 132 जारी हुआ है, अगर 132 जारी हुआ है किसी में, 132 का केस है या 132A का, यानी कि 132 में सर्च वारंट इशू हुआ हो या 132A में रिक्विजिशन का केस हो, रिक्विजिशन का वारंट इशू हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ये कह रहा है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 25% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, ये देना होगा उसे। कि अगर 132 का केस है और उसका असेसमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है, तो जो उसको क्वांटम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा वो डिस्प्यूटेड टैक्स और 25% एक्स्ट्रा डिस्प्यूटेड टैक्स के, यानी कि 125% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स उसे पेमेंट करना होगा। अगर वो लास्ट डेट के बाद करता है तो 10% एक्स्ट्रा 35% एक्स्ट्रा देना हो, 135% हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि सेक्शन 9 जो है वो भी यहीं पे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ये कहता है कि जब भी 132 या ये 132 या 132A रिक्विजिशन या सर्च का कोई केस होगा, वो चाहे सेक्शन 143(3) में किया गया हो, चाहे 144 में किया गया हो, या 153A में हुआ हो, या 153C में हुआ हो, तो ऐसे केस में तभी वो इस स्कीम में जा सकता है जब ये लिखा हुआ इफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज, वो नहीं जा सकता है। मतलब कि ये इसके 5 करोड़ से ऊपर में नहीं जा सकता है। पूरा प्रोविजन कहता है रिलेटिंग टू एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन असेसमेंट has been made under subsection 3 of section 143 or section 144 or 153 or 153C of the act on the basis of such initiated under section 132 132A if the amount of disputed tax exceeds 5 करोड़, तो ये नहीं जा सकता है। ये 9 जो है सेक्शन 9 में बार किया गया है उन लोगों को जो लोग नहीं जा सकते हैं। सारे केसेस सेक्शन 9 में कवर किए गए हैं, तो उसमें से एक ये भी है कि अगर टैक्स इन एरियर में ऐसा केस बनता है तो ये बार है कि 5 करोड़ से ऊपर का केस होगा तो उस साल में वो नहीं जा सकता, लेकिन डिफरेंट ईयर में जा सकता है। तो इसको अभी एक एग्जाम्पल दे के बताया जाएगा कि क्या होता है। इसको दोबारा देख लेते हैं कि इसको देखिए, अगर टैक्स इन एरियर जो है, टैक्स एरियर जो है उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी इंक्लूडेड है, डिटरमिन हुई है, वो इंक्लूडेड है, और यह केस जो है 132 का है यानी सर्च का है या रिक्विजिशन का है, 132A का है, तो जो उसे देना पड़ेगा वो डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 25% यानी 125% देना पड़ेगा 31/12 तक, ये 31/12 तक। और अगर ये इसे 125% देना पड़ेगा, अगर 31/12 के बाद वो देगा तो उसे 10% एक्स्ट्रा यानी 135% देना पड़ेगा। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि हर केस में 132 और 132A के एसएससी नहीं जा सकता। इसके लिए सेक्शन 9 में जिसमें बार किया गया है कि कौन कौन से लोग ऑप्ट नहीं कर सकते हैं स्कीम को, उसमें पहला केस यही आता है
कि अगर 143(3) में केस हुआ हो, या 144 में हुआ हो, या 153A में हुआ हो, या 153C में हुआ हो, जो सर्च या रिक्विजिशन से रिलेटेड हो, अगर उसमें जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो 5 करोड़ से ऊपर है तो वो नहीं जा सकते। अब इसमें जो बात आएगी कि 143(3) का 143(3) का केस कैसे होगा सर्च में, ये सब बातें अभी एक एग्जाम्पल से कवर कर लेते हैं। देखिए, ये 132 और 132A का दोनों में से किसी का केस हो सकता है। 132A में कभी कभी 1 ईयर का भी रहता है। तो ईयर ऑफ सर्च जो होता है, सपोज करिए ईयर ऑफ सर्च 16-17 था, तो जो ईयर ऑफ सर्च से रिलेटेड असेसमेंट ईयर होगा वो वाला 143(3) में कवर होता है। अगर कंप्लायंस नहीं होगा तो 144 में कवर हो जाएगा। तो ये एक साल का 143(3) या 144 से कवर होता है। बाकी के 6 साल जो हैं वो 153A या 153C से कवर होंगे, जैसा भी मैटर होगा। जिस केस में सर्च वारंट इशू हुआ है तो उससे 153A में कवर होगा। अगर रिलेटेड कोई पार्टी है तो फिर 153C में कवर्ड है। उसकी और भी कंडीशन है, केवल रिलेटेड से मतलब नहीं है। तो जैसे 16-17 में 5 करोड़ डिस्प्यूटेड टैक्स है, तो ये इस साल में जा सकता है। 5 करोड़ तक अलाउड है, 5 करोड़ तक अलाउड है। तो 16-17 में 3 में जो 132 का केस हुआ है उसमें ये जा सकता है। 15-16 में जो 5.1 CR का हो गया तो ये नहीं जा सकता, इस साल नहीं जा सकता। 4 करोड़ में जा सकता है, 4.9 करोड़ में जा सकता है, 10 करोड़ में नहीं जा सकता है, 1 CR में जा सकता है, 2 CR में जा सकता है। तो ये है 132 और 132A की पोजीशन कि ईयर वाइज हमें चेक करना होगा किस साल में 5 करोड़ तक का टैक्स है वो जा सकता है। और इसमें 7 साल कवर होंगे, जिसमें एक साल 143(3) का होगा और बाकी 153A या 153C के होंगे। इसके आगे जो है कि जहाँ पे टैक्स और वेयर द टैक्स एरिया रिलेट्स टू डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनाल्टी या डिस्प्यूटेड फीस, जहाँ पे डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनाल्टी और डिस्प्यूटेड फीस का मैटर हो, वहाँ पे केवल 25% उसे देना है। केवल 25%, जो भी इंटरेस्ट पेनाल्टी या फीस है उसका 25%। अगर जो है 31/12 के बाद जाएगा तो वो उसे 30% देना है। ये बहुत सिंपल है ये वाला क्लॉज कि अगर डिस्प्यूट जो टैक्स इन एरियर है वो डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है या डिस्प्यूटेड पेनाल्टी है या डिस्प्यूटेड फीस है, इन तीनों में से कोई केस है तो उसे केवल 25% देना है, इंटरेस्ट का या पेनाल्टी का या फीस का, एज द केस में भी। अगर वो 31/12 तक देता है तो 31/12, अगर वो 31/12 के बाद पेमेंट करता है तो उसे 5% एक्स्ट्रा देना होगा, 30% देना होगा और वो विवाद को सेटल कर सकता है। इसके आगे कुछ प्रोविजो दिए हुए हैं, उसको भी समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि पहला प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट इन ए केस where an appeal or writ petition or special leave petition is filed by the income tax authority or on any issue before the appellate forum, the amount payable shall be 1/2 of the amount in the table above calculated on such issue in such manner as may be prescribed. ये कह रहा है कि अगर जो अपील है या रिट पिटीशन है या SLP है वो डिपार्टमेंट ने फाइल की है किसी भी इशू पे, कोई भी इशू हो सकता है, किसी भी अपलेट फोरम में कहीं भी, तो जो अमाउंट होगा वो जो ऊपर बताया गया है उसका हाफ देना है। केवल 50% जो दिया गया है उसका 50%।
तो जहाँ पे 100% है वो 50 हो जाएगा, जहाँ पे 25 है वो 12.5 हो जाएगा, 100 वाला 50 हो जाएगा, 25 वाला 12.5 हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ पे 125 है सर्च केस में, वहाँ पे 62.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये उस टेबल का हाफ हो जाएगा। इसके आगे एक प्रोविजो और दिया हुआ है कि फर्दर दैट इन ए केस वेयर एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर अपील के सामने या तो अपील फाइल हुई हो या ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड बिफोर डीआरपी बाई अपलेंट ऑन एन इशू ऑन विच, इसमें अपलेंट की बात कर रहा है कि अपलेंट ने फाइल किया हो या तो सीआईटी अपील के सामने या डीआरपी के सामने, ऑन एनी इशू ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी गॉट ए डिसीजन इन हिज फेवर, ऐसे इशू पे फाइल किया हो जिसमें उसको पहले ही फेवरेबल डिसीजन मिल चुका है फ्रॉम द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या तो आईटीएटी से, वेयर द डिसीजन ऑन सच इशू इज नॉट रिवर्स बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी आईटीएटी से उसे फेवर में डिसीजन मिल चुका उस इशू पे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को पलटा नहीं है, या हाई कोर्ट से उसे मिल चुका है और द हाई कोर्ट वेयर द डिसीजन ऑन सच इशू इज नॉट रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट, या तो हाई कोर्ट से उसे मिल चुका है फेवरेबल डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स नहीं किया है, तो द अमाउंट पेबल शैल बी 1/2 ऑफ द अमाउंट इन द टेबल अबव कैलकुलेटेड ऑन सच इशू इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये कह रहा है सिंपल भाषा में, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं कीवर्ड्स को, कि इन ए केस वेयर अपील इज फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील के सामने या तो अपील फाइल हो या डीआरपी के सामने अपीलेंट ने ऑब्जेक्शन वगैरह फाइल किया है, और ऐसे इशू पे ऑन विच, जिस पर उसको फेवरेबल डिसीजन ऑलरेडी मिल चुका है, सपोज करिए आईटीएटी से मिला, उस डिसीजन को ना तो हाई कोर्ट ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया हो, पलटा ना हो, या हाई कोर्ट में मिला हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने ना रिवर्स किया हो, तो ऐसी स्थिति में उसे जो देना होगा वो उसे 1/2 हिस्सा ही देना होगा, यानी कि 50% ही, तो हाफ ही अमाउंट देना होगा, जो टेबल है उसका हाफ अमाउंट देना होगा। ये जो डिसीजन है जो फेवरेबल है ये किसी अर्लियर ईयर में होगा, और जो जिस अपील की ये बात कर रहा है ये अपील करंट ईयर में या उसके बाद के ईयर में या किसी और साल में होगी। ये दोनों अलग अलग अपील की बात कर रहा है कि जो अपील पेंडिंग है ये अलग है, और जो फेवर में डिसीजन हुआ है ये अलग साल का है। असेसी वही है, इशू वही है, लेकिन अपील दोनों अलग अलग हैं, ये अपील अलग है और ये अपील अलग है। ऐसी कंडीशन में केवल 50% ही देना होगा क्योंकि उसके फेवर में डिसीजन है। एक और इसमें दिया हुआ है कि इन ए केस वेयर अपील इज फाइल्ड बाय द अपीलेंट, अपीलेंट ने अपील फाइल की हो ऑन एनी इशू, किसी इशू पे, बिफोर आईटीएटी ऑन विच, पिछला वाला जो प्रोविजो था उसमें कह रहा था कि कमिश्नर अपील के सामने हो या डीआरपी के सामने, इसमें कह रहा है कि आईटीएटी के सामने अपील फाइल की हो ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी गॉट ए डिसीजन इन हिज फेवर, अपने फेवर में मिला हो, कहाँ से, हाई कोर्ट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स ना किया हो। द अमाउंट पेबल शैल बी 1/2 ऑफ द अमाउंट इन टेबल अबव कैलकुलेटेड ऑन सच इशू इन सच मैनर, तो यहाँ पे भी जो पेमेंट करना होगा वो हाफ ही करना होगा, यानी कि अपील अपीलेंट की है किसी इशू पे, आईटीएटी में उसने फाइल किया है, लेकिन किसी अन्य साल में, किसी और असेसमेंट ईयर में उसके फेवर में उसी इशू पर डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स नहीं किया है,
तो ऐसी स्थिति में उसे हाफ ही देना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई केस कोट नहीं किया गया। सोचिएगा क्यों? इसमें जो बात हुई है वो CIT अपील, ITAT और हाई कोर्ट तक की हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट असेसी ने सुप्रीम कोर्ट में फेवरेबल डिसीजन पाया हो तो क्या होगा, इसकी बात नहीं हुई है। लेकिन इस पर मैं बोलूँगा नहीं, आप खुद सोचिए, बहुत छोटी सी बात है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इन दोनों का कि कैसे क्या कहना चाहता है। देखिए, जैसे 9-10 का एक केस था, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, उसको हम 7-8 कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि 2007-8 का एक केस है, ये 2007-8 का असेसमेंट ईयर का केस है। 2 इशू पे एडिशन हुआ, एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक था, दूसरा ATIC। ठीक, अपील हुई, असेसी CIT अपील में हार गया दोनों इशू में। फिर ITAT गया, ITAT में असेसी जो है इस इशू पे जीत गया, यहाँ पे वो जीत गया ITAT में, लेकिन ATIC में वो फिर हार गया। फिर वो हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में पेंडिंग है मामला, असेसी की भी अपील पेंडिंग है ATIC पे, और डिपार्टमेंट की अपील पेंडिंग है ड्यूटी ड्रॉबैक पर। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि उल्टा हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो कंफर्म है हाई कोर्ट में, वो एक पंजाब हाई कोर्ट ने कंफर्म भी कर दिया है। इसको आप खाली एग्जाम्पल के तौर पे लें, ये ना समझें कि ड्यूटी ड्रॉबैक का मैटर हो सकता है कि वो थोड़ा गलत लिख गया है। वो एक्चुअली जो केस था वो ये था कि वो ITAT में ATIC पे जीत गया था और ड्यूटी ड्रॉबैक पे हार गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक पे जीत गया, हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट गया, और जो ATIC है उस पर वो हार गया, उसमें असेसी खुद गया हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये 7-8 का केस था, 9-10 का केस AO ने फिर फाइनल किया, AO ने फिर कर दिया। वो CIT अपील के सामने पेंडिंग है, मान लीजिए ये जो है 9-10 वाला जो है CIT अपील के, तो वो अब उसके पास 3 ऑप्शन है, उसके पास 3 ऑप्शन है। वो चाहे तो केवल ड्यूटी ड्रॉबैक पे जा सकता है, वो चाहे तो केवल ड्यूटी ड्रॉबैक पे जा सकता है, और ड्यूटी ड्रॉबैक पे वो जीता हुआ है तो इसलिए उसे 50% देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो चाहे तो ATIC पे जा सकता है और इस पे जाएगा तो 100% देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक पे भी चला जाए और ATIC पे भी चला जाए, तो इस पे उसे 100% इस पोर्शन पे, इस पे 50% देना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन उसके सामने उपलब्ध रहेंगे। ये जो पहले के 2 प्रोविजो थे वो दोनों मिला के ये कुल समरी है कि हाँ कि कैसे उसे छूट मिलेगी। तो अगर किसी अर्लियर ईयर में कहीं पे किसी इशू पे कोई जीता हुआ है और किसी इशू पे हार चुका है, तो उसके सामने वो चॉइस होगी कि बाकी किसी असेसमेंट ईयर में वो किसी एक इशू को या दोनों इशू को, जिस पे वो चाहे वो जा सकता है, उसको सेटल कर सकता है। अगर वो जीता हुआ है तो उस स्थिति में उसको 50% देना होगा, अगर वो हार चुका है तो उस इशू पे उसे 100% देना होगा, और अकॉर्डिंगली दोनों इशू में देना होगा अगर वो पूरा कंप्लीट सेटल करना चाहता है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, रिवर्स नहीं हुआ। ITAT का आर्डर जो भी है वो रिवर्स कहीं भी नहीं हुआ है, इसलिए। इसके आगे चलते हैं। फिर थोड़ा सा सेक्शन 4 है और सेक्शन 9 जरा सा देख लीजिए। सेक्शन 4 में क्या है कि आप एकदम डरिए नहीं वेरिफिकेशन के समय कि वो ये होगा वो होगा। जो भी डिक्लेरेशन वो दे रहा है, अगर वो कहीं भी गलत पाया गया, जो डिक्लेरेशन, एक मिनट, जो वो डिक्लेरेशन दे रहा है वो कहीं भी गलत पाया गया किसी भी स्टेज पे, कोई भी कंडीशन उसको वायलेट अगर करता है,
तो उस स्थिति में जो भी प्रोसीडिंग क्लेम जो विड्रा हुई हैं, जो भी क्लेम प्रोसीडिंग्स विड्रा हुई हैं, उसके अगेंस्ट वो सब रिवाइव हो जाएंगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। किसी भी कीमत पर कुछ भी गलत उसका फॉल्स क्लेम निकलता है तो उस स्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट में क्लियर कट है कि रिवाइव हो जाएंगी और जो टैक्स उसका जमा है उसको रिफंड भी नहीं मिलेगा। रिफंड का कोई प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में जमा किए गए टैक्स का। बाकी रिफंडेबल है अगर एक्सेस अमाउंट होगा, डिस्प्यूटेड टैक्स से ओवर एंड अबव है तो है रिफंडेबल। सेक्शन 9 में दिया हुआ है कि अगर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया है तो किसी कीमत पे नहीं जा सकता। तो हमें खाली इतना ही देखना है। तो पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर हो गया था और जो पार्ट 1 का था वो मेन है। पार्ट 2 में खाली इतना है कि कितना परसेंटेज उसे देना है, 50% या 100%, 62.5% या 125%, 25% या 12.5% और 10% एक्स्ट्रा का जो प्रोविज़न है वो। उसके अलावा कुछ खास नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि वो अर्लियर ईयर में अगर कोई फेवरेबल आर्डर है तो इशू को भी चूज कर सकता है। इसके बाद दो एक क्वेरी जो है वो आई थी, उसको अभी कवर कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग हमें क्वेरी भेज सकते हैं जिससे हम थर्ड पार्ट में सारी क्वेरी ही कवर करके और इसको वाइंड अप कर देंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ कि इनको सपोज करिए 2 करोड़ का एडिशन हुआ। इनकी अपील सीआईटी अपील के यहाँ 31/1/2020 को पेंडिंग थी, लेकिन इनको पूरी आशा थी कि रिलीफ मिलेगी। अभी सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास कर दिया रिसेंटली। ऑर्डर पास करने में खाली 2 लाख का एडिशन बचा है। अब ये चाहते हैं कि ये खाली पेनाल्टी के लिए चले जाएं या जिससे ये जो 2 लाख पे है इस पे पेनाल्टी से बच जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इनके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये इस आर्डर को एक्सेप्ट कर लें जो अभी रिसेंटली हुआ है, 2 लाख रुपए का एडिशन सस्टेन हुआ है, इस पे टैक्स दे दें, इस पे जो पेनाल्टी आए लगती है इम्पोज होती है वो पेनाल्टी जमा करके मैटर को ख़त्म करें। या 31 जनवरी को जो इशू था 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ का सेटल करें तो इनका उस क्वांटम सेटल होने के बाद उससे पेनाल्टी सेटल हो जाएगी, पेनाल्टी इंटरेस्ट जो चीज़ें हैं। लेकिन इससे नहीं कोई खास लाभ, मतलब लाभ होने खास क्या है, इन्हें तो नुकसान है। ये तो खाली 2 लाख रुपए एडिशन बचा है 2 करोड़ में से, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा इशू आता है, ऐसा कोई केस लाता है कि नहीं साहब आज मेरा रिडक्शन हो गया, मेरा 2 लाख बचा और हम खाली आज सेटल पेनाल्टी करना चाहते हैं कि पेनाल्टी सेटल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेनाल्टी लेवी भी हो चुकी थी, इसमें पेनाल्टी भी लेवी हो चुकी थी बाई चांस। तो वो नहीं सेटल कर सकते, पेनाल्टी इसमें रिड्यूस हो जाएगी, लेवी हो चुकी थी। वो ऐसा नहीं कर सकते। 31 जनवरी का या तो स्टेटस देखा जाएगा, उस डेट का ही इशू सेटल करना पड़ेगा, और या फिर रिलीफ जो मिल चुकी है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेट असाइड केस के लिए भी एक मेरे मित्र हैं उनकी क्वेरी आई थी। तो उसमें देखिए 3 तरह के केस बनेंगे। अगर डिनोवो है कि पूरा का पूरा नया केस ही करने के लिए ईओ को बोल दिया गया कि आप पूरा केस नया करिए, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं जा सकते हैं क्योंकि क्वांटम पता नहीं है, क्या टैक्स लगेगा, कितने एडिशन होंगे वो पता नहीं है। जब तक क्वांटम नहीं पता होगा तब तक इस एक्ट में हम कुछ कर ही नहीं सकते। ना सीसी अप्लाई कर सकता है और ना हम डिस्प्यूटेड टैक्स वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं जा सकता डिनोवो केस में। अगर स्पेसिफिक इशू पे कुछ एग्जामिनेशन के लिए कहा गया है तो हाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से पता है कि हाँ उतना है, मैक्सिमम डिस्प्यूट पता है, भाई उनको सेटल करना पड़ेगा 100% के रेट पे, बस ख़त्म हो जाएगा मैटर। क्योंकि वो जीते नहीं हैं, ये उनके फेवर में नहीं है। अभी जो है वो सब कुछ ईओ का आर्डर ही सस्टेन माना जाएगा, तो उस इशू पे वो जा सकते हैं। तीसरा है कि सेट असाइड आईटीएटी ने किया हुआ, मान लीजिए हाई कोर्ट ने सीआईटी अपील के यहाँ कर दिया है,
तो अगर सीआईटी अपील के टेबल पे सेट असाइड होकर पहुंचा है तो जा सकते हैं। इसलिए जा सकते हैं क्योंकि एकदम क्वांटम वगैरह सब डिसाइडेड है और अपील सीआईटी अपील के यहाँ पेंडिंग, अपील भी पेंडिंग है। एओ के पास वापस नहीं आया, एओ के पास नहीं आया है। ये जो है ये केस अलग हो गया, ये सीआईटी अपील के पास आया है, तो यहाँ पे अपील पेंडिंग मानी जाएगी। तो सेट असाइड केस में 3 तरह के केस बन सकते हैं, डिनोवो, स्पेसिफिक इशू के एग्जामिनेशन का, और तीसरा जो है वो सेट असाइड हुआ वो सीआईटी अपील के टेबल पे। तो ये था पार्ट 2। आप चाहें तो किसी क्वेरी को मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी क्वेरी कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं भी आपकी क्वेरी से सीखूं, और ये जो नॉलेज है ये शेयर करने से बढ़ती है। मैं केवल सीख रहा हूँ आप लोगों से। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये शेयर इसलिए किया कि जो मुझे आता है वो हम शेयर कर रहे हैं, जो आपको आता हो आप शेयर करिए, हम भी सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।